हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगत। इस चैप्टर का ये आज पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। और इस चैप्टर का पहला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है कि अभिक्रिया का वेग, या इसे ही अभिक्रिया के दर के नाम से हम जानते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का दर क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपसे केवल एक ही चीज कहूंगा, यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं, रट कर नहीं समझकर याद करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये जो अभिक्रिया का दर है, इसका परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने पर फोकस करते हैं। याद रखेंगे, एक और बात मैं बता दूं, ये चैप्टर 3 है, तो 2 चैप्टर पूरी तरीके से केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है और फिजिक्स है उसका भी 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हैं, अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, तो सीरियस होकर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, तो पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, बट परिभाषा को हम यहाँ से याद नहीं कराएंगे, हम आपको समझा कर याद करा देंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने लिखा क्या है, इसको आप देख लीजिए। हमने लिखा है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं या अभिक्रिया का दर कहते हैं। परिभाषा ये है, बट अभी आपको समझ में या याद नहीं हुआ होगा, बट हम समझाएंगे। देखिए, समझाना क्या है, समझना ये है आपको कि सपोज डेट ये मान लेते हैं एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्या है कि A प्लस B, ये 2 पदार्थ हैं A और B, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो ये बना देते हैं C प्लस D, ये बनाते हैं। तो देखिए ये एक क्या है, ये एक अभिक्रिया है, ये क्या है, एक अभिक्रिया है। अब आपको ये समझना है कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया से पहले वाला जो पदार्थ होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो इधर बनता है, इन दोनों पदार्थों को जब क्रिया करते हैं आपस में, तो इधर जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये इतनी बात आप समझ गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। देखिए पूरा डिटेल में हम ले चल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप समझिएगा, याद हो जाएगा यहीं से, ठीक है। वास्तव में केवल हमें परिभाषा रटना नहीं है, हमें समझना भी है कि वास्तव में अभिक्रिया का वेग कहते किसे हैं और कैसे हम जानेंगे कि अभिक्रिया चल रही है या अभिक्रिया का वेग कितना है। तो वही हम बता रहे हैं आपको। मान लेते हैं A B है, ये मिलकर CD बना रहे हैं, तो इधर वाला अभिकारक होता है, इधर वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। इतना बेसिक आप जानते होंगे। या कोई स्टूडेंट इसे अभिकारक ना कहकर क्रियाकारक कहता है और उत्पाद को क्या कहता है, क्रियाफल कहता है, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, चलिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, इसे क्रिया कारक के नाम से भी जानते हैं, जो इधर वाले पदार्थ होते हैं, और जो इधर मिलते हैं उसे हम क्रियाफल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी बात समझ गए। देखिए अब हम अगर आपसे कहें कि आपको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया चल रही है, तो ऐसे हमें कैसे पता चलेगा, याद रखेंगे। मान लेते हैं A जो है पदार्थ वो 100 है, 100 ग्राम है। अब मान लेते हैं B जो पदार्थ है ये 100 ग्राम है। तो जब अभिक्रिया नहीं स्टार्ट हुआ है तो उस समय तक ये दोनों 100-100 है, परंतु कुछ समय बाद अगर हमने देखा, कुछ समय बाद मान लेते हैं T समय बाद हमने देखा तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है। फिर से कुछ समय बाद हमने देखा तो ये 80 हो गया, ये 80 ग्राम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो अभिकारक का जो मात्रा है, अभिकारकों की जो मात्रा है वो घट रही है। तो मात्रा घटेगी तो सांद्रता घटेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक का जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता वो क्या हो रही है, वो घट रही है।
तो ये बात आप याद रखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता घटती है। जैसे यहाँ पे अगर अभिकारक की सांद्रता घट रही है, मात्रता देख रहे हैं घट रही है, पहले 100 था, फिर से 90 हो गया, फिर से 80 हो गया। तो जैसे मात्रता घटती है तो मात्रा घटेगी तो सांद्रता भी घटेगा अभिकारक का। तो याद रखेंगे अभिकारक का जैसे जैसे मात्रा इधर घट रहा है, मान लेते हैं 100 से 80 हो गया, तो 80 क्यों हुआ? क्योंकि 10 उत्पाद बन गया। मतलब 100 था, तो ये जब क्रिया आपस में करने लगे तो यहाँ पे 10 प्लस 10 इधर बन गया। फिर से हमने t समय बाद ये देख रहे हैं कि 80 हो गया, तो इसका मतलब इधर 20 अब 20 ये बन गया है, तभी तो ये हुआ ना, समझ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं तो अभिकारक की सांद्रता में तो क्या हो रही है? कमी हो रही है, परंतु उत्पाद तो 0 था, तो ये देख रहे हैं पहले 10 था, फिर से 20 हो गया। मतलब उत्पाद की जो सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, मतलब उत्पाद की सांद्रता बढ़ता है। तो अगर अभिकारक कोई भी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता यदि घटती है समय के सापेक्ष, ठीक है, मतलब एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता घटती है तो उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये पहला डेफिनेशन आप सुन लीजिए, आपको याद रखना है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एकांक समय में, क्या कहेंगे? एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जितने की कमी आती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बात समझ में आ गया? ध्यान से समझेंगे कि आप क्या कहेंगे कि एकांक समय में, t समय लिया जा रहा था ना, तो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जितने की कमी आती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। पहला डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, बट हम जान रहे हैं कि अभिकारक की तो सांद्रता में कमी आ रही है, बट हम देख रहे हैं कि उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है। तो हम दूसरा डेफिनेशन एक और ये भी कह सकते हैं कि एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता में जितने की वृद्धि होती है उसे भी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आप ये भी कह सकते हैं कि एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता में जितने की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये डीप में आपको समझने की बात है कि कोई भी अभिक्रिया है, अभिकारक का मान यदि घटता है तो सांद्रता घटेगी, तो सांद्रता घटेगी तो हम जान जाएंगे कि अभिक्रिया चल रही है। बट सांद्रता इधर घट रही है तो इधर उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे अगर मान ले हमें अभिकारक का तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बट हम देख रहे हैं कि लगातार उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब अभिक्रिया चल रही है, ऐसे हम मान लेंगे, जान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ। तो दो हमने डेफिनेशन बता दिया, इससे भी इससे भी। तो देख रहे हैं इधर हम क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। इधर क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब प्रत्येक समय पर इनकी जो सांद्रता है, अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो किसी में घट रही है। घट रही है या बढ़ रही है का मतलब कि इनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये बात कह सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अब हम घटना या बढ़ना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे होने वाले परिवर्तन को। परिवर्तन का मतलब कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अब मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, दोनों को हमने मिक्स करके आपको बता दिया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब वही हमने परिभाषा लिखा है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये हुआ पूरा, हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मैं परिभाषा तो 2 सेकेंड में आपको 2 मिनट में ही आपको याद करा देता, बट मैं चाहता था कि आप रियलिटी में क्या होता है अभिक्रिया का वेग, कैसे हम जानते हैं, इसको आप समझें। इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया, बट आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा।
ठीक है ना। आते हैं, अब देखिए, अब हमें यह समझना है कि अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अभिक्रिया क्या हो रहा है भैया, अभिक्रिया का वेग कहें या आप दर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग या दर बराबर क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद, ये बटे का चिन्ह नहीं है, ये या कहे मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद में कितनी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो, अब बटे क्या हो जाएगा, बटे होता है अभिकारक या उत्पाद में होने वाली सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, बटे होता है परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला बता दिया, अभिक्रिया का वेग या दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन मतलब सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में लगा कुल समय। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि हम इसको संकेत रूप में लिखें तो याद रखें, अभिक्रिया के दर या वेग को हम R से दर्शाते हैं, तो R इक्वल टू हो जाएगा डेल C बाई डेल T, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको संकेत रूप में हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये R बराबर डेल C बाई डेल T होता है, जहाँ R क्या है, डेल C क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता है, T क्या है, समय है, R क्या है, अभिक्रिया का वेग या दर है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। याद रखेंगे यहाँ पे जो डेल C है इसे हम डेल T के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपल में कहूँ तो इसको डेल जहाँ लिखा गया है वहाँ पे D लगा सकते हैं और डी सी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डेल के जगह पर केवल हमने D लगा दिया है। D का भी मतलब क्या होता है, अल्पांश ही होता है, तो उसके लिए लगाया गया है। एक और बात याद रखेंगे, C भी यहाँ पे सांद्रता है, यहाँ पे चाहे तो हम X भी लिख सकते हैं, X से भी सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आता है इसका मात्रक, ठीक है। तो मात्रक पे जहां तक बात करें तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, पहला इसका मात्रक याद रखेंगे मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या दूसरा आप याद रखेंगे कभी कभी दे देता है ये मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ठीक है। जहां समय मिनट में दे वहां पे मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड समय इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा, फॉर्मूला, इसका मात्रक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं ये आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा, यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है फिर भी आप सपोर्ट ना करें तो थोड़ा सा दुख भी लगता है, और मुझे लगता है आपको सपोर्ट करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो सपोर्ट कर लीजिएगा यदि पॉसिबल हो तो। दूसरी बात यह है कि यदि आप क्लास 12th केमिस्ट्री का और फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक टॉपिक को पढ़ाई करना चाहते हैं, जो ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री
दोनों का लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।